बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीदत्त अरविंद पांडे आपका अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में पुनः स्वागत करता हूं और आपके समक्ष आज बड़ी रोचक चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वस्तुतः यह विषय जो चर्चा का आज मैंने चयनित किया है कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही सुदूर ग्रह से ढूंढ कर लाया गया है। यह हमारे समाज में समय समय पर इस विषय पर विचारों का उद्वेलन होता रहता है। लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं, कभी मुखर होकर के और कभी बड़े ही दबे शब्दों में, परंतु यह समाज की एक सच्चाई है जिसके बारे में मैं आज खुल कर चर्चा करना चाहता हूं। और यह ऐसा विषय है जिस पर कि हम लोगों को बड़े खुले मन से सोचना चाहिए और जहाँ कहीं भी चर्चा हो या इस पर बात हो रही हो तो उसमें प्रतिभागिता भी करनी चाहिए। आपसे इस चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व यह अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके पश्चात उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब ये चर्चा का विषय मैंने चुना है, यानी कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण और राजनीतिक पार्टियाँ। यह ऐसा विषय है जिस पर कि कई बार कई चैनलों पर कई व्यक्तियों ने अपने विचार और उद्गार प्रकट किए हैं, परंतु मैं इसे एक अलग परिप्रेक्ष्य में और अलग एक पृष्ठभूमि में आपके समक्ष लेके आना चाह रहा हूं, जिससे कि यह अंदाज़ा लगाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतवर्ष में जिस प्रकार से जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थीं या राजनीतिक दल थे, उन्होंने कैसे एक योजनागत और दूरगामी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से अपने आचार व्यवहार और कार्यों को रंग देना शुरू किया था। तो इस संबंध में मैं आपको इस घटना का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि मैं करीब 40 साल के आसपास इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है, और मैं निवास कर चुका हूं। मेरी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से ही हुई और उसके पश्चात मैं ऐसे एरिया में रह रहा था जो कि आनंद भवन, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत ही गतिविधियों से बड़ा भरा हुआ भवन था, उसके ठीक पीछे के हिस्से में जो मोहल्ला है वहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरा दिन में करीब 2-3 बार आनंद भवन के सामने से आना जाना होता है। तो मुझे मेरी स्मृतियों में आनंद भवन में जितनी भी घटनाएँ घटित हुई हैं वह सब अंकित हैं, इसलिए उसी परिदृश्य में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो घटना यह है कि बेबी इंदिरा, जो इलाहाबाद आज के प्रयागराज के आनंद भवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का निवास था, और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू, जिनका के निवास स्थान आज के आनंद भवन के बगल में जवाहर बाल भवन, जो अब एक स्मृति भवन हो गया है, वहाँ वे रहा करती थी। फिरोज खान गैंडी, जिनसे कालांतर में उनका विवाह हुआ, का पिता का नाम फिरोज जहांगीर फिरदौन गैंडी था। उनका नाम था जहांगीर फिरदौन गैंडी। तो ये क्या थे, ये अफ़गानी मूल के थे और बम्बई में निवास करते थे और ये एक मैराइन इंजीनियर थे। वह 1920 में दिवंगत हो गए और फिरोज जहांगीर गैंडी, जो जहांगीर गैंडी के पुत्र थे, जिसको बाद में फिरोज गांधी कहा गया, तो फिरोज जहांगीर गैंडी, इनकी माता का नाम रती भाई था। तो ये अपना अफ़गानी मूल के मुस्लिम थे और इनकी पत्नी जो थी वो पारसी थी। अब जब इनके पिताजी का देहावसान हो गया 1920 में, तो इनकी माताजी वहाँ से बम्बई से निकल करके अपनी बहन, जो कि इलाहाबाद में रहती थीं, और डॉक्टर शिरीन कैमिसारिएट, जो कि एक डॉक्टर थीं, उनके पास रहने के लिए वो इलाहाबाद आ गई। तो उन्हीं के साथ ये फिरोज जहांगीर जो बच्चे थे वो भी आ गए अपनी मौसी के पास और इलाहाबाद में निवास करने लगे। तो इलाहाबाद में निवास के दौरान इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई, लेकिन अपनी मौसी के साथ रहते रहते इनका पालन पोषण एक पारसी की भांति हुआ। तो कहने का अर्थ है, जो फिरोज गांधी थे, ही वॉज बॉर्न एज ए सन ऑफ ए अफगानी मुस्लिम, मदर वॉज अ पारसी, and his earlier days in bringing up and brought up was in the family of a Parsi in Allahabad. तो
उनको बायोलॉजिकल मदर उनकी हो गई, बायोलॉजिकल फैमिली उनकी हो गई पारसी। अब बात आती है कि फिरोज गांधी के पिता की मृत्यु के पश्चात जो इलाहाबाद वो आते हैं, तो फिर वो हार्वर्ड चले जाते हैं 1930 में प्रवेश के लिए इलाहाबाद से, और वहाँ इंदिरा गांधी भी प्रवेश के लिए प्रयास कर रही थीं। वहीं दोनों की मुलाकात होती है और इंदिरा गांधी की माताजी कमला नेहरू जो तपेदिक से, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थी, उनका इलाज भी वहीं हो रहा था, तो उनके साथ इंदिरा गांधी वहीं थी। इसी बीच में इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है और इन्होंने वहाँ मस्जिद में क्योंकि फिरोज जो थे वो अफ़गानी मुस्लिम के पुत्र थे, तो इसलिए उन्होंने अपने को माना कि हम जो हैं हम मुसलमान हैं, अतः हमें मुस्लिम रीत से विवाह करना होगा। तो उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम बदला और इंदिरा गांधी का नाम मैमूना बेगम रख दिया गया। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनका इंदिरा गांधी का नाम बदल के मैमूना बेगम रख दिया गया। और मैमूना बेगम और फिरोज जहांगीर फिरदौन के पुत्र फिरोज जहांगीर की शादी इनके साथ हो गई। और यह कब हुआ? ये हुआ 1935 में। अब इस घटना से कमला नेहरू बहुत क्षुब्ध हुई और वो तपेदिक से पीड़ित थी, तो उनका अंतकाल, उनकी मृत्यु 1936 28 फरवरी को हो गई। अब ये वहाँ से मृत्यु के पश्चात आ गई भारत में। तो भारत में जब इस घटना का पता उनके पिता इत्यादि को चला, तो उन्होंने इसे सामाजिक रीत से अस्वीकृत किए जाने वाली वस्तु के रूप में देखा। लेकिन फिर वही कि फटे दूध को पनीर बनाया कैसे जाए, इसका ध्यान किया गया होगा। वकील साहब वो लोग थे ही, तो उन लोगों ने फिर 1942 में फिरोज और इंदिरा का विवाह हिंदू रीति से आनंद भवन में कर दिया। अब जब कभी भी श्रोताओं को आनंद भवन जाने का अवसर मिले, तो आप देखिएगा उस बरामदे में, जिस बरामदे में इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, वहाँ पर एक पट्ट लगा हुआ है जिसमें लिखा था यहाँ पर फिरोज गांधी, लिखा है यहाँ पर फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का विवाह हुआ था। एक चबूतरा सा बना है, उस पर पट्ट लिखा हुआ। अब इसी बीच में फिरोज गांधी और इनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई फिरोज की, तो अब उस समय गांधी जी जिंदा थे। गांधी जी ने कहा कि ये तो हैं जन्म से मुस्लिम, लालन पालन से पारसी, रहते थे मौसी के पास, तो इनको हम अपना गांधी नाम मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने उनको, गांधी जी ने अपना गांधी नाम उनको दे दिया। तो फिरोज जहांगीर बदल के फिरोज गांधी हो गए, क्योंकि इनका पूरा नाम था फिरोज जहांगीर घेंडी। और फिरोज जहांगीर घेंडी जो बीच में उधार लिए हुए गांधी नाम के साथ अपने को गांधी परिवर्तित कर लिए और फिर वो रह गए। लेकिन कभी भी जो फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच कोई बहुत ज़्यादा मधुर संबंध नहीं रहे। हाँ, बच्चे दोनों राजीव और संजय उनसे पैदा हुए, लेकिन वे लोग अलग रहते रहे। और फिर 1960 से पहले उनको एक दिल का दौरा पड़ा था और 1960 में दोबारा दिल का दौरा पड़ा और वह दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल में उनका मृत्यु हो गई। और उनकी अंतिम संस्कार हिंदू रीत से किया गया, परंतु उनके पार्थिव शरीर की जो अस्थियां थीं वह इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में अभी भी दफन है। और कोई जाके देखना चाहे तो पारसी कब्रिस्तान में आपको फिरोज गांधी की मजार कब्र मिलेगी, जो कि तात्विक प्रमाण है, वो इसमें कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। तो कहने का अर्थ हुआ कि वह पैदा हुए एक मुस्लिम की तरह, मुस्लिम पिता के संतान, लालन पालन हुआ पारसी की तरह, मृत्यु हुई एक पारसी और मुस्लिम से मिले जुले, अंतिम संस्कार हुआ हिंदू और जबकि मुस्लिम की तरह से। वस्तुतः फिरोज गांधी का कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था। और वैसे देखें तो माँ उनकी पारसी थी, पिता अफ़गानी मूल के मुस्लिम थे। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का मुस्लिम पारसी हिंदू संवेदनाओं तथा भावनाओं को साधने का पूर्ण प्रयास दिखाई पड़ता है। उन्होंने इस पूरी घटना को इस प्रकार से सजाया कि उन्होंने कभी भी न तो फिरोज गांधी का धर्म परिवर्तन कराया और न ही इंदिरा गांधी का धर्म परिवर्तन विवाह के पश्चात उनका नाम बदलने दिया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने तीन चीज़ें साधी। उन्होंने पारसी समुदाय को भी साधा, मुस्लिम समुदाय को भी साधा और अपना जो एक हिंदू समुदाय था, कश्मीरी हिंदू जहाँ से वो आते हैं, उनको भी साधा। तो इसका
अर्थ ये हुआ कि उन्होंने इंदिरा गांधी जिस पैतृक मूल से थी उस थाती को भी बचाए रखा, जहाँ से वो वैवाहिक रूप से जुड़ी थी उसे भी संरक्षित रखा, और जहाँ अंत में विवाह के उपरांत उनके पति के साथ जो जो धर्म जुड़ा, जो अवस्थाएँ जुड़ी, जो मान्यताएँ जुड़ी, उनको भी संरक्षित रखा। अब उनका नाम इंदिरा नेहरू गांधी रख दिया गया बाद में, और जब तो जिससे कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से उनका नाम जुड़ा रहा। और आने वाले समय में जो उनके उत्तराधिकारी हैं, यानी कि राजीव गांधी हैं, संजय गांधी हैं, उन सब में वो शब्द गांधी जाता रहा, जबकि गांधी नाम पैतृक नहीं था। गांधी नाम गांधी जी ने फिरोज गांधी को एक हिंदू पुट देने के लिए, सामाजिक मान्यता देने के लिए उधार में दिया था। अब स्वतंत्रता के बाद के कालखंड पर, जहाँ के प्रारंभ में कांग्रेस, भारतीय मुस्लिम लीग तथा अन्य दल राजनीति के शैशव काल में थे और अपना जमीन खोज रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। परंतु कालांतर में 1976 के बाद आपातकाल और उसके बाद के समय या कालखंड में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे, जिसमें जयप्रकाश आंदोलन व समाजवादी विचारधारा को पहचान मिलने लगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू की थी, उसके बाद समाज में ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के मध्य विवाद गहराता गया, जिसका लाभ समाजवाद के पोषक और समर्थक दलों ने उठाने का भरसक प्रयास किया। समाज को बांटकर, जिसमें अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम जैसे आधार पर मतदाताओं को लुभाने का सतत प्रयास किया जाता रहा। इससे इतर कई अवसरों पर, जैसे कि कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें रिलीजियस वायलेंस के मामलों में हिंदुओं को यह सिद्ध करना होता था कि वे हिंसा में शामिल नहीं थे, इसको प्रभाव में लाने और उसका अधिनियमित करने का प्रयास किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, परंतु विरोध के कारण यह कम्युनल वायलेंस बिल इस प्रारूप में पारित नहीं हो पाया। इसके पश्चात दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं। मनमोहन सिंह सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। अब मैं जो ये वैसा वक्तव्य पढ़ रहा हूँ, जो घटनाक्रम से उठाए हैं मैंने, आप इसको धीरे से अपने सोच में, अपनी याददाश्त में, स्मृति में संजोते जाइए, फिर अंत में इन सब के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको किसी निष्कर्ष पर धकेलने का प्रयास नहीं करूंगा, स्वतः आपको स्वतंत्र इन तथ्यों के साथ छोड़ दूंगा और स्वतः आप इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि इन पूरी प्रतिक्रियाओं, क्रियाओं और वक्तव्यों का क्या परोक्ष उद्देश्य है और था। मुस्लिम की स्थिति भारत में आर्थिक स्तर पर SC ST से भी निचले स्तर पर है, जो कि शोचनीय है। ये सच्चर कमीशन ने 2005 में कहा था और इसको मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो है कि स्वीकार किया और बताया। राजीव गांधी द्वारा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन पोस्ट साहबानों सिनेरियो में उच्चतम न्यायालय द्वारा भरण पोषण के लिए, जो कि मुस्लिम महिला परित्यक्ता होती थी, डाइवोर्सी, उनके हक में दिए गए निर्णय को अपास्त करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया था, और मुसलमानों को खुश करने के लिए इस पूरे निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया, जो कि बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा फिर से पुनः स्थापित कर दिया गया, परंतु उस समय तो यह किया ही गया था। अब इसके अतिरिक्त और देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में इस बारे में कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी में इसका वर्णन किया गया है और कहा गया था कि राज्य समय समय पर इसका प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगहों पर, कई निर्णयों में बार बार राज्यों को निर्देशित किया, केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि उनका प्रयास होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए प्रयास करें। लेकिन कांग्रेस, SP और इंडी कॉम्बिनेशन ने इसका भरसक प्रयोग किया, परंतु बात यह अलग है कि कुछ राज्यों ने अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, जिसमें उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी। अब आती है बात अपोजिशन ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज बाय वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग वेरियस। अब इन्होंने देखा कि भारतवर्ष में ईसाई और मुस्लिमों द्वारा कन्वर्जन बहुत किया जा रहा है, जाति हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए कुछ राज्यों ने पहल की और धर्मांतरण विरोधी अधिनियम बनाया,
जिसमें कि अग्रणी रूप से आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राष्ट्र हैं। और इनके विरोध में भी वहाँ के जो प्रतिपक्षी दल हैं उनके द्वारा आवाज़ें उठाई आती रही हैं और मुखर रूप से कहा जाता है कि यह अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लंघन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि राइट ऑफ रिलीजन डज नॉट मीन राइट ऑफ कन्वर्जन, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन डज नॉट मीन राइट टू कन्वर्ट एनीवन। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म को त्याग कर स्वेच्छया यदि किसी अन्य धर्म में जाया जाता है तो यह मान्य है, परंतु प्रलोभन, प्रपीड़न और दबाव के माध्यम से यदि कोई इस तरह का धर्म परिवर्तन कराया जाता तो अमान्य है और वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत तो स्वीकृति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा है और इसी के आलोक में एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए गए। अब आती है सोमनाथ टेम्पल जब बन रहा था तो उस समय कांग्रेस सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी शीर्षस्थ पद पर, संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति थे, राष्ट्रपति थे, उनको मना किया कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसके जो शिलान्यास है या उसके जो प्रारंभ किए जाने के लिए जो उद्घाटन समारोह उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हुआ और बाद में लोग गए। लेकिन इससे कांग्रेस की मानसिकता पता लगती है कि किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने एक इस प्रकार की जो आयोजन था उसका विरोध करने का मुखर प्रयास किया। अब आती है इसी प्रकार से इसी लाइन पर आप जो अयोध्या में राम जन्मभूमि, रामलला जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हुआ उसमें भी इन लोगों ने बहुत विरोध किया और ये कहा कि सरकार को इसमें प्रतिभागिता नहीं करनी चाहिए। जबकि सरकार का उसमें कोई भी पैसा नहीं लगा था, जब ट्रस्ट का पैसा था, ट्रस्ट निर्माण करा रहा था और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप में यह कार्य हो रहा था। फिर भी इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आड़ में या अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण करने के लिए इसका प्रखर विरोध किया। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने इसमें यह दिखाया कि हम किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के साथ हैं और हम बहुसंख्यकों के साथ नहीं खड़े हैं। इसी का तरह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया जाएगा और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः नहीं माना और इसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ओबीसी कोटा के अलावा 4% और भी देने की बात कही थी। इसी प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत वक्फ प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए, प्रबंधन के लिए एक जो संशोधन किया गया वक्फ एक्ट में, उसका भी प्रतिरोध इन पार्टियों द्वारा किया गया जो कि सत्तासीन पार्टी के प्रतिरोधी थी या प्रतिकूल कार्य करती थी, जिसमें कांग्रेस, सपा, AIMM इत्यादि जैसी पार्टियां थी जिन्होंने इसका प्रखर विरोध किया। परंतु अंततः उच्चतम न्यायालय से वक्फ संशोधन विधेयक को मान्यता प्रदान की गई और उसे संविधान सम्मत कहा गया। इसी प्रकार से हज सब्सिडी दी जा रही थी जिसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में लोग गए और अंततः उच्चतम न्यायालय ने 2012 में कहा कि हज सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह किसी एक धर्मावलंबी को विशेष सहायता प्रदान करता है, जबकि राज्य को यह आदेशित है कि वह किसी धर्म को एक पक्षीय पक्षपात नहीं करेगा और सहायता नहीं देगा धार्मिक कार्यों के लिए। तो इस प्रकार से इस आदेश के माध्यम से जो 2012 में आया था 2018 तक हज सब्सिडी दी गई, परंतु उसके पश्चात अब यह समाप्त कर दी गई है। परंतु इस पर भी विपक्षियों द्वारा काफ़ी हाय तौबा किया गया था क्योंकि उनको लग रहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्पसंख्यक यह मानेंगे कि सरकार हमारे पास, हमारे साथ नहीं खड़ी है। अब इसके अतिरिक्त एक और घटनाक्रम मैं बताता हूँ। जब हिजाब शैक्षणिक संस्थाओं में न पहनने की बात की गई तो इसमें भी जो कांग्रेस और अन्य दल हैं जो कि सत्तासीन दल के प्रतिरोधी हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इसमें विपरीत जा कर के और यह कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब को मना किया जा सकता है क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म वियरिंग क्लोथिंग से रिलेटेड है और हिजाब धर्म का यानी कोई आवश्यक अंग नहीं है और यह शरीयत में कहीं भी मुस्लिम धर्म की पहचान के रूप में नहीं मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडर्स को, मौलवीज़ को जो कि बरेलवी
थे उनसे कहा, मौलवी तौकीर रजा से और मौलवी अब्बास सिद्दीकी से, कि आप सब मुस्लिम एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट दें ताकि इनको हराया जा सके। उनसे कहा कि आप रणनीतिक मतदान करिए जिससे कि बीजेपी और एनडीए को पराजित किया जा सके। यह भारत में बीजेपी और एनडीए के विरुद्ध शेष दलों द्वारा माइनॉरिटीज़ को गोलबंद करने का कुत्सित प्रयास इस बात को दर्शाता है कि वे बहुमत हिंदुओं के प्रति शेष अल्पसंख्यकों के मन में भय और नफरत का वातावरण पैदा करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनका मन में प्रदूषित सोच पैदा कर रहे हैं और मात्र उद्देश्य उनका यह है कि चाहे समाज विखंडित हो जाए, चाहे लोगों में भाईचारा समाप्त हो जाए, लेकिन उनकी अपनी रोटी जो राजनीतिक रोटी है वह सिकनी चाहिए। अंततः हुआ ये कि उनको इस प्रयास में सफलता नहीं मिले और उन्हें हताशा ही हाथ लगी। बिहार में चुनाव में राहुल गांधी भी वोट चोरी यात्रा निकाल कर यही संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारें या केंद्र सरकार या चुनाव आयोग मतदान के अधिकार से वंचित करना चाह रहा है और हम आपके अधिकारों का सच्चे प्रहरी हैं, आपके अधिकारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अतः हमारे पक्ष में आइए। परंतु उनके इस दुष्प्रचार से कोई भी मतदाता बिहार का प्रभावित नहीं हुआ और परिणाम हम आपके सामने है। इसी प्रकार बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा रोहिंग्या और घुसपैठे मुसलमानों को अपने मतदाताओं की सूची में सम्मिलित करा के उनसे राजनीतिक लाभ लिया जाता रहा है। अब जब चुनाव आयोग ने जो मत पत्र हैं या जो मतदाता सूची है उसमें वृहद संशोधन करने की प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें यह सुनिश्चित हो सकता है कि कौन वास्तव में भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक होने के नाते उसे मताधिकार का प्रयोग मिलना चाहिए। जब इसकी प्रमाणीकरण होने लगेगा या हो जाएगा तो उसमें से कई ऐसे व्यक्ति, अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि उनका मताधिकार छद्म और असत्य आधार पर प्राप्त किया गया था। तो ममता जी को अपने सत्ता से पदच्युत होने का डर सता रहा है, इसीलिए वो ये न कि हर प्रकार का वितंडा कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में कई बार अनेक तरीक़ों से इसका प्रतिरोध कर रही हैं, परंतु अंततः उन्हें सफलता नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर करना संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग चुनाव आयोग द्वारा किए जाने का एक तरीका है जो कि किया ही जाएगा और इसमें जो आपत्तियां आएंगी उसका निराकरण हो सकता है, वो पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। परंतु मुस्लिमों के तुष्टीकरण और उनके मतों का दुरुपयोग करके आप किसी भी प्रकार से उन्हें यह नहीं कह सकती या उन्हें दिलासा नहीं दिला सकती कि मैं तुम्हारे अधिकारों के कस्टोडियन हूँ और तुम मुझे सहायता दो और मुझे राजनीतिक रूप से स्थापित करो। तो ये चाहे जो भी दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की आपका दल हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, यानी कहने का अर्थ है कि बीजेपी के अलावा अन्य कोई भी। तो इस प्रकार आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस भी एसआईआर के माध्यम से उन लोगों के तुष्टीकरण में लगी हुई है जिसे कि हम अल्पसंख्यक कहते हैं। वास्तव में वो अल्पसंख्यक हैं नहीं, हैं बहुसंख्यकों में, और वो अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक हैं। भारतवर्ष में अल्पसंख्यक ईसाई होते हैं, पारसी होते हैं, यहूदी होते हैं और मुस्लिम्स होते हैं, और इन चारों में सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिमों की ही है। अतः मैं उन्हें अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक की संज्ञा देता हूँ। तो इसी प्रकार से जब हम देखें कि इन सभी घटनाओं को समग्र रूप से देखा जाए तो इस निष्कर्ष पर आप भी पहुँचेंगे और मैं भी पहुँचूंगा। यदि मैं स्वतः कहूँ कि मैं पहुँचा तो आप यह कह सकते हैं कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूँ, परंतु आप स्वतः निष्पक्ष होकर देखें कि क्या ये सब घटनाक्रम इसकी ओर इंगित नहीं करते कि गैर बीजेपी जितने भी राजनीतिक दल हैं वे सब मुस्लिम जनसंख्या को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं और उनको मतिभ्रम में डालकर उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं का डर दिखा करके
अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि यह मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जो कि उनके द्वारा SC ST OBC प्लस मुस्लिम, जिसको कोई कोई दल MY कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो उनके आधार पर प्रयास करेंगे तो उन्हें हो सकता है कि राजनीति में सफलता मिले। वे राजनीतिक दल जो अल्पसंख्यकवादी मुस्लिम तुष्टीकरण की दृष्टि रखते हैं, उन्हें बड़ा सोचना होगा, ऐसा मेरा कहना है। जिस संविधान की वे दुहाई देते हैं और जिस संविधान को वो कहीं कोई जेब में लेकर घूमते हैं और हवा में लहराते हैं, उसमें सर्वधर्म समभाव की भावना का को सन्निहित किया गया है। उसमें पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है। उसमें जनता और जनता के प्रतिनिधि व अंततः चुनी हुई सरकारों से और सरकारों से प्रशासित राष्ट्र और राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी नागरिकों को समभाव से देखेंगे और उनके साथ समतापूर्ण व्यवहार करेंगे। इस प्रकार के प्रशासन में यह सर्वोच्च शर्त होती है कि देखभाल, सुरक्षा सभी की, परंतु तुष्टीकरण किसी का नहीं। सर्वसमावेशी विचारधारा राष्ट्र के प्रशासन के लिए परमावश्यक होती है और इसे आदर्श और व्यवहार के स्तर पर अंगीकार किया जाना ही राष्ट्र के हित में सर्वोपरि होगा। परंतु इसकी अनदेखी करना तात्कालिक और अल्पकालिक लाभ के लिए किया जाना राजनीतिक दलों की एक मजबूरी हो गई है और इसे हम कह सकते हैं जैसे सेकेंड हैबिट, या आदत बन चुकी है, परंतु जिससे शीघ्र मुक्ति पानी होगी यदि राष्ट्रीय स्तर पर हम समाज में समरसता, भाईचारा और शांति की अवस्था देखना चाहते हैं। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है। इस हेतु विभिन्न विचारधारा तथा भावनात्मक तत्वों का वह उपयोग करते हैं और जिनमें धर्म, पंथ, जाति, उपजाति, समूह और उपसमूह में ध्यान में रखकर वे स्वयं को प्रचारित करते हैं। यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम उनके सच्चे रहनुमा हैं और ताकि ऐसा करते हुए वे उस मतदाता समूह को प्रभावित कर सकें जिससे उन्हें अपने साथ आने की संभावना दिखाई पड़ती है। ऐसे प्रयास स्थापित मानदंडों, मर्यादा, संविधान और सम्मतता के आधार पर अवस्थित हों तो वह सर्वस्वीकार्य हैं और संवैधानिक रूप से उचित भी माने जाते हैं। परंतु चुनावों में जो तुष्टीकरण, अगड़ा पिछड़ा, सवर्ण, क्षेत्रीयता जैसे पहलू जो भूमिका निभाते हैं, उनकी अनदेखी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाना सहज नहीं होता और वे अपने को सत्ता की दौड़ से पिछड़ जाने के भय से इन सब कारकों को प्रयोग में लाने का प्रयास करते हैं। यह कार्य मूक दर्शक, सजग व्यक्ति या व्यक्ति समूह को आहत करता है कि राजनीतिक दल इस प्रकार की गतिविधियों में अपने को लिप्त करते हैं जिनका उद्देश्य चुनाव में सफलता प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। परंतु यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि व्यापार में भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को स्वीकार्यता मान्यता नहीं दी गई है और उनको निषेध करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बनाया गया है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि पर भी जब युद्ध होते हैं तो उसके लिए भी लॉ ऑफ वार्स बनाए गए हैं जिसमें मानक नियत किए गए हैं कि आप युद्ध होने पर भी कुछ प्रकार के कार्यों को नहीं कर सकते और उन कार्यों को निषेधित किया गया है। परंतु राजनीतिक लड़ाई में इस प्रकार के कोई मानक नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, कोई भी ये कहिए कि सिद्धांत नहीं है। सभी राजनीतिक दल स्वेच्छाचारिता पर कार्य करते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से चुनाव में सफलता प्राप्त की जा सके। और इसमें सबसे निकृष्ट स्थिति तब आती है जब समाज को धर्म के आधार पर बांटने की बात की जाती है, किसी धर्म विशेष को तरजीह दी जाती है और किसी धर्म विशेष के समुदाय और समूह के साथ खुलेआम बेशर्मी से खड़ा होकर के उनके रहनुमा होने का डंका पीटा जाता है।
तो यह स्थिति भारतीय संदर्भ में उचित नहीं है, जबकि संविधान इसकी कोई भी अनुमति नहीं प्रदान करता। और सभी राजनीतिक दल, चाहे वह संविधान की कसम अपने दैनिक जीवन में खाते हों या जब वह सदन में जाते हैं तो वहाँ संविधान की रक्षा के करने का कसम खाते हैं, तो उनका आचार व्यवहार राजनीति के इस सफ़र में, जबकि वो चुनाव की यात्रा में होते हैं, उस आदर्श से सर्वथा प्रतिकूल होता है। और यह सर्वसाधारण को, जन साधारण को जो जरा भी सजग है, उसे आहत करता है। तो मेरा निवेदन मात्र इतना है कि राजनीतिक दलों को अपने हितों की रक्षा, अपने लिए चुनावी जूझ सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिए, परंतु सार्वजनिक जीवन में कुछ आदर्शों का भी पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी एक पक्ष के साथ एक सीमा से अधिक जा कर के खड़ा हो जाना और उनका पक्ष लेना और शेष अन्य की अनदेखी करना, यह समाज में असंतुलन पैदा करता है। इस प्रकार की गतिविधि से राजनीतिक दल जितने जल्दी मुक्ति पालें, यह उनके लिए हितकर होगा। अन्यथा जब एक तरफ किसी दल विशेष के पक्ष में वो खड़े होते हैं तो उसका प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे अन्य समाज के पक्ष भी एक तरफ लामबंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन एंड काउंटर पोलराइजेशन, और इसमें समाज के इन प्रतिनिधियों को नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने स्तर पर इस मानसिकता में न पड़ें और इस प्रकार के व्यक्तियों के भी वक्तव्यों के लपेट में ना आएं और अपना निष्पक्ष होकर के निर्णय लें। जिस भी दल को आपको, जिसकी नीतियां आपको पसंद आती हैं, उनके पक्ष में आप मतदान करें और उनके साथ इस जनतंत्रात्मक प्रणाली में सहभागी बने। आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे इस चर्चा को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे जो भी उपयोगी तत्व आपको मिले हों उसको आप ध्यान में रखिएगा। जिस चीज़ों से आप असहमत हो, आप कृपया अपने कमेंट में मुझे जो सूचित कर सकते हैं। एक बार पुनः अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।